आप सभी लोगों का इस वैधानिक वेबिनार में स्वागत करती है। यह मेरा डिक्लेरेशन है। मैं आरसी दीवान, निवासी कानपुर उत्तर प्रदेश, यह घोषणा करता हूं यह कि मैं भारत देश के संविधान में पूर्ण आस्था विश्वास रखता हूं। यह कि मेरा उद्देश्य किसी भी राजनीतिक दल की विचारधारा का समर्थन या विरोध करना नहीं है। यह कि मैं धर्म, मूल, वंश, वर्ण, जाति, लिंग, रंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर होने वाले भेदभाव का समर्थन नहीं करता हूं। यह कि व्यक्ति के संवैधानिक अधिकार और मानवाधिकार, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और गरिमा का प्रबल समर्थन करता हूं। यह कि विधिक अज्ञानता को दूर करने तथा विधिक अधिकार और विधिक कर्तव्यों का बोध कराने के उद्देश्य से निशुल्क, बिना किसी आर्थिक लाभ के, जनहित में विधिक ज्ञान प्रदान कर रहा हूँ। गांडा मन के बहुत श्लोक আছে। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक एवं पूर्व एमएलसी उत्तर प्रदेश सरकार माननीय धर्म प्रकाश भारतीय बौद्ध जी और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के कार्यवाहक अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध जी और आज 5 फरवरी 2024 को संवैधानिक वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय चरणदास प्रजापति जी, पन्ना, मध्य प्रदेश, और संचालन कर रहे हैं माननीय संत राम प्रजापति जी, हमीरपुर, उत्तर प्रदेश। जैसा कि हम लोगों ने भारत के संविधान के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ कैसे हुआ और उसकी क्या विधिक प्रावधान है, इस संबंध में हम लोग जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। और जैसा कि पिछले लेक्चर में बताया जा चुका है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 40 के अंदर पंचायतों के गठन के लिए राज्य को दायित्व यानी निर्देश दिया गया था। और उसके बाद जो है पंचायती राज के लिए भारत के संविधान के अंदर संशोधन करके आर्टिकल जोड़ा गया। तो आवाज आ रही सर? आप लोग को आवाज आ रही है? और इस संबंध में बताया जा चुका है कि किस तरीके से पंचायती राज को भारत के संविधान के अंदर आज जो है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पंचायती राज के लिए भारत के संविधान के अंदर अनुच्छेद 243
को इंसर्ट किया गया और उसके माध्यम से गांव के अंदर, कस्बों के अंदर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम करने के लिए विधिक प्रावधान रखे गए और किस तरीके से अनुच्छेद जो है 243 के उद्देश्यों को पूर्ति के लिए जो है अनुसूची 11-12 भी जोड़ी गई, जिसके अंतर्गत अनुसूची 11-12 के अंतर्गत किन किन विषयों में ये नगर पंचायतें, ये नगर पालिका और जो है राज्य पंचायती राज के अंतर्गत जो पंचायती राज व्यवस्था की गई है, उन विषयों पर ये काम करेंगी और किस प्रकार से इनका जो है इलेक्शन होगा, इसमें किस प्रकार से आरक्षण होगा और यह किस तरीके से काम करेंगी, इस संबंध में जो है इस पर चर्चा लगातार जारी है। और जो अ, हम लोगों ने ग्राम पंचायतों के संबंध में विधिक जानकारी प्राप्त कर ली है, आज हम लोग नगर पालिका जो भाग 9A है, उसी का एक हिस्सा है, उसके संबंध में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो नगर पालिका मतलब जो नगरों में, नगरों के विकास के लिए, नगरों के कल्याण के लिए काम करने वाला संगठन है, उस के माध्यम से जो है नगरों के अंदर जो कल्याण करना है नागरिकों का, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनुच्छेद 243 P रखा गया है। अनुच्छेद 243 P के अंतर्गत उन शब्दों को परिभाषित किया गया है जो इस अनुच्छेद के अंतर्गत इस नगर पालिका के जो है कार्यों के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, लीगल वे में उन शब्दों को परिभाषित किया गया है। जैसे कि इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, तब तक समिति यानी 243 A के अंतर्गत जो समिति शब्द प्रयोग किया गया है, तो समिति शब्द से आशय क्या होगा? जब समिति शब्द प्रयोग किया जाएगा तो उसका अर्थ क्या समझा जाना चाहिए, ये समझाने के लिए परिभाषा दी गई है। जो समिति से अनुच्छेद 243 घ के के अधीन गठित समिति से है, यानी जो इस आर्टिकल 243 घ के अंतर्गत जो है समिति बनाई गई है, तो उसी समिति से आप अर्थ निकालेंगे। जब समिति शब्द प्रयोग किया जाएगा तो उस समिति का अर्थ आप जो अनुच्छेद 243 घ के अंतर्गत जो समिति बनाई गई है, उसी समिति से समझेंगे। उसी प्रकार से अनुच्छेद 243 P के अंदर बी मतलब खा में जिला शब्द से आशय है किसी राज्य का जिला। सामान्य रूप से जिला शब्द डिस्ट्रिक्ट से आशय यही होता ही है कि किसी राज्य का जिला है ये। जैसे कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया, इस तरह से बहुत सारे, आगरा हो गया, इस तरह से जो उत्तर प्रदेश में या पूरे देश के अंदर जिले हैं, तो जिला शब्द जहाँ प्रयोग किया जाएगा तो उस जिले का से अर्थ ये निकाला जाएगा कि उस प्रदेश का जिला, जो राज्य होगा उसका जिला। महानगर से आशय ये है महानगर क्षेत्र, यानी कि ऐसा जो है क्षेत्र जिसमें 10 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाला वह क्षेत्र हो। ऐसा भूभाग जो
जिसमें कम से कम 10 लाख या 10 लाख से अधिक जनसंख्या हो। एक ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जिसमें एक या अधिक जिले समाविष्ट हैं और जो दो या अधिक नगर पालिकाओं या पंचायतों या अन्य संलग्न क्षेत्रों से मिलकर बनता है, तथा जिसे राज्यपाल इस भाग के प्रयोजन के लिए लोक अधिसूचना द्वारा महानगर क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट करते हैं। तो इस को जो है विनिर्दिष्ट करने के लिए, संज्ञापित करने के लिए राज्यपाल द्वारा जो है सूचना जारी की जाती है कि इस शहर को महानगर बनाया जाता है। तो इस तरीके से इसमें डेफिनेशन क्लॉज है। सामान्य भाषा में इसको जानते ही जानते हैं सभी लोग, परंतु जो है इसको डिफाइन करना बहुत जरूरी होता है। तो महानगर के आगे जो है जो परिभाषा आती है, वो आती है नगर पालिका क्षेत्र। नगर पालिका क्षेत्र से राज्यपाल द्वारा अधिसूचित किसी नगर पालिका का प्रादेशिक क्षेत्र अभिप्रेत है, यानी कि इट इज डिक्लेयर्ड बाय द स्टेट गवर्नर। वो अधिसूचना द्वारा इसको बताएंगे और उसको नगर पालिका क्षेत्र के रूप में वह जो है अधिसूचित करेंगे, उससे माना जाएगा। और नगर पालिका से क्या आशय? नगर पालिका से जो है अनुच्छेद 243 था के अधीन गठित स्वायत्त शासन की कोई संस्था अभिप्रेत है। यानी जो 243 था के अंतर्गत जो है नगर पालिका को बताया गया है, वही संस्था नगर पालिका कहलाएगी। और पंचायत से अनुच्छेद 243 खा के अधीन जो गठित पंचायत है वो जो है संज्ञापित की जाएगी। मतलब जब भी पंचायत शब्द प्रयोग होगा तो उस पंचायत शब्द का अर्थ अनुच्छेद 243 खा के अंतर्गत जो प्रदर्शित किया गया है वही जो है माना जाएगा। जनसंख्या से ऐसी अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में अब निश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए। यानी जनसंख्या यानी पॉपुलेशन से आशय ऐसी जनसंख्या इनको जनगणना के द्वारा जो है डिक्लेयर कर दिया गया हो और उसके आंकड़े प्रकाशित कर दिए गए हों कि इस जगह पे इतनी जनसंख्या है, तो ये जनसंख्या उसी को जनसंख्या माना जाएगा। डेफिनेशन है वो एक्सप्लेन की गई थी। तो अब जो है यहाँ पर नगर पालिकाओं के गठन के संबंध में अनुच्छेद 243 था में बताया गया है। ये जो नगर पालिका है इसका गठन होगा कैसे, कैसे बनाई जाएगी ये? तो नगर पालिकाओं का गठन के संबंध में अनुच्छेद 243 में प्रावधान दिया गया है। पॉइंट नंबर 1, प्रत्येक राज्य में इस भाग के उपबंधों के अनुसार, अर्थात प्रत्येक राज्य, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे भारत देश का कोई भी राज्य हो, प्रत्येक राज्य में इस अनुच्छेद 243 था के अनुसार जो है नगर पालिकाओं का गठन होगा। कैसे होगा? किसी संक्रमणशील क्षेत्र के लिए, अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में संक्रमणगत क्षेत्र के लिए कोई नगर पंचायत, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, यानी कि जो है संक्रमणशील क्षेत्र, यानी ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में संक्रमण हो
ऐसा क्षेत्र जहां पर गांव के लोग जो है शहर की तरफ स्थापित होते हैं, वो एक ऐसा क्षेत्र जहां पर एक तरीके से जो है गांव की तरफ से जो है संक्रमण शहर की तरफ बढ़ता है, और उसको कोई भी नाम दिया जाए तो वह क्षेत्र हो गया। उसके अलावा किसी दूसर नगरीय क्षेत्र के लिए नगर पालिका परिषद, और किसी उससे बड़े नगरीय क्षेत्र के लिए नगर निगम का गठन किया जाएगा। तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि इसको 3 लेयर में बांटा गया है। एक वह क्षेत्र, एक तो गांव वाला बिल्कुल से, जैसे कि टोटल अगर जब हम समझाएं तो एक तो बिल्कुल गांव वाला जहां पंचायत का इलेक्शन होता है, उसके विषय में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, जहां पर पूरा का पूरा वो गांव ही होता है। वहां पर जो है शहर जैसी कोई लक्षण नहीं दिखते हैं, वो टोटल विलेज होता है। उसमें जो है पंचायतों का गठन होता है, पंचायतों के संबंध में बताया जा चुका है। अब गांव से अलग हटके कुछ एरिया होता है जहां पर जो शहर और गांव के बीच में टच करता है, जिसको हम लोग कस्बा भी कह सकते हैं, टाउन एरिया। तो जो गांव के लोग जब शहर की तरफ आते हैं, और जो है वो जिस एरिया में रहते हैं जो कि अभी पूरा शहर नहीं बना, शहर का प्रभाव है परंतु शहर नहीं बना, तो ऐसे क्षेत्र को हम नंबर 1 देते हैं। दूसरा, उससे अलग एक ऐसा एरिया जो शहर से और जो है गांव के बीच का एरिया है, तो वो नंबर 2 पे हो गया। और एक ऐसा शहर जहां पर जो है सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। तो इन तीनों कैटेगरी के क्षेत्रों के लिए जो है नगर पालिका का गठन किया जाता है। तो जो बिल्कुल डेवलप हो गया है उसमें नगर निगम के चुनाव होते हैं, उसे जो है हम लोग नगर निगम, वहां पे नगर निगम का गठन होता है। उससे जो काम डेवलप होता है वो नगर पालिका का होता है, और उसके नीचे जो है वहां पर भी जो है ये नगर पालिका का इलेक्शन होता है, बॉडी बनाई जाती है। ये 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। और अब इसमें जो है 2 कंडीशन रखी गई है, परंतु इस खंड के अधीन कोई नगर पालिका ऐसे नगरीय क्षेत्र या उसके किसी भाग में गठित नहीं की जा सकेगी जिसे राज्यपाल क्षेत्र के आकार और उस क्षेत्र में किसी औद्योगिक स्थापना द्वारा दी जा रही या दिए जाने के लिए प्रस्तावित नगर पालिका सेवाओं और ऐसी अन्य बातों को जो वह ठीक समझे ध्यान में रखते हुए लोक अधिसूचना द्वारा औद्योगिक नगरी के रूप में विनिर्दिष्ट करें। अब यहाँ पर जो है जैसा कि बताया गया है, अब डेवलपमेंट भी किसी भी शहर के विकास के लिए डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। विकास होगा कैसे? तो विकास के लिए जरूरी है कि जो है वहां पर इंडस्ट्रियल एरिया हो। इंडस्ट्रियल एरिया का मतलब है कि वहां पर इंडस्ट्री डाली जाए, सभी लोग अपनी फैक्ट्री लगाएं। अब फैक्ट्री अगर शहर के अंदर लगाई जाती, जनसंख्या के अंदर, पॉपुलेशन के अंदर लगाई जाती है, तो उसकी वजह से बहुत सारा प्रदूषण निकलता है, और वहां के रहने वाले का जो जीवन स्तर है
जो उम्र है वो कम हो जाती है। वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, नाना प्रकार के जो प्रदूषण है उसकी वजह से ऐसी फैक्ट्रीज को जो है जनसंख्या से अलग एक ऐसे स्थान पर जो है लगाया जाता है जिसे इंडस्ट्रियल एरिया कहते हैं। मतलब पॉपुलेशन भी जो होती है वो वहाँ काम करने वालों की होती है, लेकिन आबादी से दूर। तो ताकि वहाँ पर जो है जो प्रोडक्ट्स है उसका निर्माण हो सके और जो है विकास हो सके, रोजगार मिल सके। तो ऐसे एरिया के लिए जो है जो नगर पालिका का गठन जब किया जाएगा, तो ऐसे एरिया पर नगर पालिका का गठन नहीं किया जाएगा जिस एरिया के लिए जो है राज्यपाल द्वारा लोक अधिसूचना जारी की गई हो और जिसे औद्योगिक नगरी के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो। ये यहाँ पर परंतु है। दूसरा, इस अनुच्छेद में संक्रमणशील क्षेत्र और लघुत्तर नगरीय क्षेत्र या बृहत्तर नगरीय क्षेत्र से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जिसे राज्यपाल इस भाग के प्रयोजन के लिए उस क्षेत्र की जनसंख्या, उसमें जनसंख्या की सघनता, स्थानीय प्रशासन के लिए उत्पन्न राजस्व, कृषि से भिन्न क्रियाकलापों में नियोजन की प्रतिष्ठितता, महत्व, आर्थिक महत्व या ऐसी अन्य बातों को जो ठीक समझे पलायन में रखते हुए लोग अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें। तो इस संबंध में तो मैं पहले ही समझा चुका हूँ कि ये जो 3 कैटेगरी के जो है स्टेज इन्होंने बताए हुए हैं कि जो संक्रमणशील क्षेत्र है, लघु उत्तरी नगरीय क्षेत्र है या बृहत्तर नगरीय क्षेत्र है, ये 3 वो स्टेज हैं जिसको राज्यपाल द्वारा जो है स्पष्ट किया जाएगा। और उसको क्लियर करने के लिए जो है उस क्षेत्र की जनसंख्या को, उस में जनसंख्या में कितने का घनत्व क्या है, मतलब एक मकान से दूसरे मकान के बीच में दूरी कितनी है, आबादी के हिसाब से क्षेत्रफल कितना है, तो उसमें जो है टैक्स कितना आ रहा है, राजस्व कितना हो रहा है, कृषि के अलावा जो है दूसरे क्रियाकलाप कितने हो रहे हैं। तो पता चला कि जिस एरिया में सिर्फ कृषि हो रही है, वहाँ का जो नागरिक है वह पूरी तरीके से खेती पे निर्भर है। वहाँ कोई दूसरा काम होता ही नहीं, सिर्फ खेती ही होती है। पानी, खेती, खेती के अंतर्गत ये तो बागवानी ये भी आ जाती है, बाग बगीचे भी आ जाते हैं, आम अमरूद के सब पौधे भी आ जाते हैं, पेड़ भी आ जाते हैं, ये सब खेती का ही हिस्सा है। तो कृषि का हिस्सा है। तो उस एरिया को क्या कहा जाए, है ना। और वह संक्रमण शील क्षेत्र है। अगर वो ऑब्जर्व करते हैं और डिक्लेयर कर देते हैं तो वह संक्रमणशील क्षेत्र है, वहां से लोग निकल के आ रहे हैं दूसरी जगह पे। लघुत्तरी नगरीय क्षेत्र है, थोड़ा सा जो है वो बना है नगर जो है, और जो है उसमें बहुत ज्यादा जो है डेवलपमेंट नहीं हुआ है। मतलब कृषि के अलावा जो है उस क्षेत्र में लघु उद्योग के क्रियाकलाप हो सकते हैं। और जो वो वहाँ पर कोई घर में जो है कुटीर उद्योग हो सकता है। तो इस तरीके से छोटा छोटा काम अगर वहाँ हो रहा है और वहाँ की जनसंख्या में क्या है, और जैसे कि जो है कपड़ों का काम होता है, जो है सूत का होता है, इस बहुत सारे काम जो है अगर उधर होते हैं या कोई प्रोडक्ट का निर्माण हो रहा है, तो उसको वो जो है मान लो कि सड़कें हैं बहुत पक्की नहीं है, खड़ंजा है, या सड़कें हैं तो बहुत मॉडर्न नहीं है, तो इस तरीके से बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, तो वो लघु उत्तरी नगरीय क्षेत्र में उसे डिक्लेयर किया जा सकता है। बृहत्तर नगरीय क्षेत्र है, बड़ा सा नगर, सब व्यवस्थित, नालियाँ, लाइटें, डिवाइडर, चौराहे, सब कुछ व्यवस्थित, पानी की व्यवस्था, नाले,
वहाँ पर जो है इंडस्ट्रियल एरिया, दुकानें सब, स्कूल कॉलेज सब कुछ, नगरीय क्षेत्र, बृहत्तर नगरीय क्षेत्र हो गया, बड़ा हुआ, वो बड़ा बड़ा हुआ है। और फिर उसके बाद जो है इस, अगर ये क्या है, व्हाट इज द स्टेटस, और वो स्टेटस जो है, उस क्षेत्र का स्टेटस जो है राज्यपाल द्वारा जो है डिसाइड किया जाएगा, अधिसूचना द्वारा डिक्लेयर किया जाएगा। इस तरीके से जब ये डिक्लेयर कर दिया जाएगा तो वहां पर जो है नगर पालिका की बॉडी बनाई जाएगी। तो इस तरीके से जो है नगर निगम, नगर पालिका का निर्माण किया जाएगा, और जो है वहां पर बॉडी बनाई जाएगी। तो ये जो है क्षेत्रों के विकास के लिए जरूरी है। और उसी के साथ जो है अनुच्छेद जो 243 दा है, उसमें नगर पालिकाओं की संरचना के संबंध में व्याख्यान किया गया है। क्या है कि उसमें खंड 1 और 2 जो बताया गया में जो बातें बताई गई हैं, उसके अतिरिक्त नगर पालिका के सभी स्थान, नगर पालिका क्षेत्र में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए व्यक्तियों द्वारा भरे जाएंगे। तो ये जो संरचना है नगर पालिका की, वह कैसे बनेगी, वह बॉडी कैसे बनेगी, बॉडी बनेगी बाय द इलेक्शन। नगर पालिका क्षेत्र में जो प्रादेशिक निर्वाचन है, यानी उस प्रदेश का जो प्रदेश लेवल पे जो निर्वाचन है, उनके द्वारा जो क्षेत्रों में जो प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा जो है चुना जाएगा। प्रत्यक्ष निर्वाचन से आशय यह है कि पब्लिक के द्वारा वोटिंग होगी, प्रत्यक्ष रूप से जो है उनको जनता के द्वारा, नागरिकों के द्वारा चुना जाएगा। दूसरा क्या है कि किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा जो है, जो विधि बनाई जाएगी, तो नगर पालिका में जो है की बॉडी बनाने के लिए प्रदेश के जो निर्वाचन अधिकारी होते हैं, जो निर्वाचन कार्यालय होता है, उसके द्वारा जो है क्षेत्रीय स्तर पे जो इलेक्शन कराए जाएंगे, उसमें जो निर्वाचित होकर के कैंडिडेट्स आएंगे, उनके द्वारा प्रादेशिक, वो उनके द्वारा नगर पालिका की संरचना तैयार होगी। और इसका जो है डिवीजन भी वहीं से होगा, कितना भाग इसमें आता है। तो इस प्रकार से नगर पालिका का स्ट्रक्चर बनाया जाएगा, और उसमें जो है इलेक्शन के बाद जो है ये विकास कार्य किए जाएंगे। इनको जो शक्तियां प्राप्त होंगी वह जैसा कि बताया गया है, जो आपका अनुसूची 12 में जो विषय दिए गए हैं, उन विषयों पर ये काम करेंगे। और नगर पालिका द्वारा जो है टैक्स लगाया जा सकता है, उसकी शक्ति उन्हें प्राप्त होगी। नगर पालिका टैक्स लेती है, लगा सकती है। उनकी जो निधियां हैं किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा, ऐसे कर, शुल्क, पथ कर या फीसें जो है उनको डिसाइड करने का अधिकार होगा, उन्हें शक्तियां होंगी। क्योंकि अगर उनको पैसा नहीं होगा तो वो काम कैसे करेंगे? आखिर जो है विकास कार्य करने के लिए पैसों की जरूरत है।
नाली खड़ंजा बनवाने के लिए पैसों की जरूरत है, सड़कों को बनाने के लिए पैसों की जरूरत है, नगर निगम, नगर पालिका, इन सब के लिए जो है राजस्व को बनाए रखने के लिए व्यवस्था दी गई है 243 भाग के अंतर्गत। तो उसमें उनको शक्तियां और निधियां बनाने की शक्ति दी गई है। 243 या के अंतर्गत जो है उनको जो है लेखा जोखा रखने की, और 243 या का के अंतर्गत जो है नगर पालिकाओं के निर्वाचन के संबंध में जानकारी दी गई है। संघ राज्य क्षेत्रों को में जो है जो नगर पालिका है उसके लिए भी प्रोविजंस दिए गए हैं। इस तरीके से ये नगर पालिका के संबंध में जानकारियां इसमें हैं। विशेष तौर से खास बात ये है कि जो 243 था में वार्ड समितियां आदि का गठन और संरचना। तो ऐसी नगर पालिका के किसी जनसंख्या जिसमें 3 लाख या उससे अधिक है, प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर वार्ड समितियों का गठन किया जाएगा, जो एक या अधिक वार्डों से मिलकर बनेंगी। तो वार्डों के गठन के संबंध में इसमें बताया गया है। इस प्रकार से ये अनुच्छेद 243 के अंतर्गत जो है पंचायती राज व्यवस्था को इस्टेब्लिश किया गया है, जिसका उद्देश्य जो है निचले स्तर पे विकसित भारत को बनाने का लक्ष्य है और देश के समस्त नागरिकों को जो कल्याण के लिए आवश्यक सुख सुविधाएं, रोजगार, शिक्षा, समृद्धि, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय इत्यादि की जो आवश्यकता है भारत के संविधान के अंदर जो प्रियम्बल में उद्देश्य रखा गया है, उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो है केंद्र की सरकार या राज्यों की सरकार द्वारा जो है प्रयास किया जाता है। परंतु जब क्षेत्रीय स्तर पर इन पंचायती राज को इस्टेब्लिश किया जाता है, तो इसको इसका लाभ जो है उन लोगों तक पहुंचना चाहिए या पहुंचाने का उद्देश्य होता है जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को 50 वर्ष के नियोजन और विकास से पर्याप्त लाभ मिलना चाहिए। परंतु जो जो ऑब्जर्व करने पर जो है निकल के आता है, उसमें ये निकल के आता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों का जो विकास होना चाहिए वह पर्याप्त लाभ उन्हें नहीं मिला। पर्याप्त लाभ नहीं मिला, उसका जो है उस कारण उन कारणों की समीक्षा की जा सकती है। परंतु जो है इन के अंतर्गत जो है जो रिजर्वेशन दिया गया, उस रिजर्वेशन को का लाभ जो है उनके वर्ग को पूर्ण रूप से प्राप्त हो, और जो समाज के अंदर सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग हैं, उनको अन्य वर्गों के समान रूप से इक्वल करने के उद्देश्य से जो है ये भी प्रोविजंस इसमें रखे गए हैं। तो इस तरीके से जब हम देखते हैं कि संविधान का जो लक्ष्य था उसको अनुच्छेद जो है जो 40 था, जिसमें डायरेक्शन दिया गया था स्टेट को कि आप जो है क्या बोलते भारत देश के अंदर पंचायती राज व्यवस्था को इस्टेब्लिश करिए। तो जो
उसका उद्देश्य को पूरा करना था। तो उसके लिए जो इसमें कई समितियों का भी गठन किया गया। जब एक समिति गठित की गई, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज संस्थानों के लिए जो है कुछ सिफारिशें की थी। पहले क्या थी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को सही हिस्सा देने के लिए उनका जो वास्तविक पार्ट है, उनको उनका हिस्सा देने के उद्देश्य से सभी पंचायती राज संस्थाओं में उनका प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के आधार पर होना चाहिए। ये जो है सिफारिश की गई थी अशोक मेहता समिति में। तो जो है दूसरी सिफारिश ये की गई थी कि 666 तालुका ब्लॉक में जहां 20% से अधिक जनसंख्या अनुसूचित जाति की है और 329 तालुक ब्लॉक में जहां सबसे अधिक जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की है, आरक्षण के सिद्धांत को निर्वाचित कार्यालयों पर भी लागू किया जाना चाहिए। ये सिफारिश दी गई थी फॉर द रिजर्वेशन। और नेक्स्ट होता है कि आरक्षण प्रणाली को सामाजिक की न्याय समिति के गठन से बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जिसका केवल जिसका उद्देश्य है केवल अध्यक्ष अनुसूचित जाति जनजाति के होने चाहिए। तो जिन अनुसूचित जाति के क्षेत्रों में उनकी बड़ी पैमाने पे संख्या है, वहाँ का अध्यक्ष भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का ही, जैसी उनकी जनसंख्या वहाँ पर होना चाहिए। तो ऐसे जो है जो समितियां बनाई गई, उन समितियों ने समय समय पर जो है अपनी सिफारिश दी है। और जब हम उन सिफारिशों को देखते हैं तो हम देखते हैं कि जो है समितियों का गठन तो हुआ है, परंतु समितियों ये जो प्रोविजंस बनाए गए हैं, उन प्रोविजंस का जो है वास्तव में कितना लाभ मिला और कितना नहीं मिला, और नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला, और उसको कैसे दिलाया जाए, इस संबंध में भी एक समिति, ऐसी समितियों के गठन की आवश्यकता है। और समितियों के निष्कर्ष के आधार पे इसको एज सून एज मच जो है, जो गैर बराबरी है, जो गैर बराबरी कहते हैं कि एक तो टॉप पर है, खाई में है। गैर बराबरी का मतलब है कि एक का विकास इतना हुआ कि वो हेलीकॉप्टर खरीद के चल रहा है, और दूसरा दूसरा विकास की किरणों से इतना दूर है कि साइकिल भी नहीं खरीद सकता, वस्त्र भी नहीं खरीद सकता, 2 टाइम की रोटी भी नहीं खा सकता। तो ये जो दोनों ही भारत के नागरिक हैं, और दोनों के बीच में जो ये गैर बराबरी है, इस गैर बराबरी को, जिसको हम लोग बोलते हैं कि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लोग के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से इनको इक्वल करने के लिए, इनका स्टेटस जो है इतना ऊंचा उठाया जाए, उनका जीवन स्तर ऊंचा हो सके, वह भी अच्छे से पढ़ाई कर सके, अच्छे वस्त्र ग्रहण कर सके, उनको रोजगार प्राप्त हो, और उनका भी जीवन स्तर जो है अच्छा सा हो सके। जब भारत देश के नागरिकों का जीवन स्तर ऊंचा होगा, तो निश्चित रूप से भारत का भी जो है जीवन स्तर, जो प्रति व्यक्ति आय है, वह बढ़ेगी, तो दुनिया के अंदर हम भी विकसित होंगे। जब तक भारत देश के नागरिकों की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि नहीं होती है, तब तक हम
कैसे आखिर रिजर्वेशन दिया गया है? आपका एरिया भी सुरक्षित रखा गया। भारत का संविधान जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सिक्योरिटी की गारंटी देता है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सुरक्षा की गारंटी देता है। और ना केवल जो है यह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो है सुरक्षा की गारंटी देता है, बल्कि उनके क्षेत्रों की भी गारंटी देता है सुरक्षा की। परंतु फिर जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लोग असुरक्षित क्यों हैं? असुरक्षित क्यों है? असुरक्षित इसलिए है कि जैसे कि मैं ये एक पॉकेट में पेन लगाया हूँ जी, ये पेन है, ये पेन मेरी पॉकेट में है जी, परंतु मुझे मालूम नहीं है कि पेन मेरी पॉकेट में है और मैं जगह जगह अंगूठा लगा। स्थिति ये है। लोग मुझे अशिक्षित समझ रहे, आई हैव नो नॉलेज, इस पेन का ज्ञान नहीं। उसी तरीके से देश के नागरिकों को संविधान का ज्ञान नहीं, संवैधानिक अधिकारों की जानकारी नहीं है, इसलिए जो उनको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सुरक्षा दी गई है उसका पता ही नहीं। ना ही वो पॉलिटिकली सुरक्षित हैं और ना ही जो है वह इकोनॉमिकली सुरक्षित हैं और ना ही वो अन्य प्रकार से सुरक्षित हैं, क्योंकि उनको जो सुरक्षा का कवच दिया गया है वो संविधान में दिया गया है। संविधान की जानकारी नहीं होने के कारण ये विसंगतियां पैदा होती हैं। तो जो है संविधान को पढ़े, सीखे, समझे और जाने। जय भीम, नमो बुद्धाय। तो यहीं पे मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप लोग जो है आगे की कार्रवाई आरंभ करें। आ, बहुत बहुत साधुवाद सर। माननीय दीवान साहब ने जो हमें ज्ञान संविधान का पाठ पढ़ाया और उनके अनुसार हमें क्या क्या मिलना चाहिए, आरक्षण में हमारा क्या है, क्या नहीं योगदान है, और नगर पालिका में कैसे क्या प्रक्रिया से किस तरह से उसका जो है चयन होता है, इनके बारे में हमें अपने ज्ञानों के द्वारा जो है हमें भलीभूत कराया। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अब माननीय सीडी दास प्रजापति जी से, चरणदास प्रजापति बौद्ध जी से वे आग्रह करूंगा कि अब वो अपनी अध्यक्ष वाचन से संबोधन करें। माननीय चरणदास प्रजापति। अध्यक्ष जी, अगर मेरी बात अगर पहुंच रही हो। बहुत बहुत साधुवाद परम सम्मानीय चालक जी। करुणा के सागर सागर गौतम बुद्ध जी के चरणों में सशक्त नमन करते हुए परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में सशक्त नमन। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरु माताओं के चरणों में सशक्त नमन। आरबीएम के संस्थापक अध्यक्ष महोदय परम सम्मानीय धर्मप्रकाश भारती साहब, कार्यवाहक अध्यक्ष महोदय परम सम्मानीय बादल सिंह बौद्ध साहब, राष्ट्रीय आचार्य इंजीनियर किशोर बौद्ध साहब, आज के कार्यक्रम के संचालक महोदय परम सम्मानीय संतराम प्रजापति साहब, और आज के कार्यक्रम के प्रबोधनकार परम सम्मानीय प्रोफेसर आरसी धीमान साहब, एवं सभी उपस्थित धम्मबंधुओं को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। बड़े ही सौभाग्य का दिन है आज। मैं
परम सम्माननीय प्रोफेसर साहब के द्वारा संविधान की जानकारी प्राप्त करने का जो अवसर मिला, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने एक गंभीर विषय की विवेचना की। आज का जो विषय था नगर पालिका, वास्तव में संविधान का जो स्वरूप है वह सत्ता का विकेंद्रीकरण पर आधारित है। हमारे यहाँ स्थानीय प्रशासन भी है, राज्य स्तर पर प्रशासन है और केंद्र स्तर पर प्रशासन है। जो स्थानीय प्रशासन है उसमें भी नगरीय और ग्रामीण है। तो आज जो चर्चा हुई है, इसके पहले ग्रामीण क्षेत्र की चर्चा हो चुकी है, उसमें भी त्रिस्तरीय है, ग्राम पंचायत और खंड स्तरीय पंचायत, जिला स्तरीय पंचायत। आज जो चर्चा हुई है वो नगर पालिका से संबंधित हुई है। वास्तव में चाहे केंद्र सरकार की बात हो और चाहे स्थानीय प्रशासन की बात हो, दोनों कमतर नहीं है। किसी भी प्रकार से हम देखें, इनका अपना अपना महत्व है। स्थानीय प्रशासन के माध्यम से हम एक एक व्यक्ति के विकास पर अपना ध्यान फोकस कर सकते हैं। जो माननीय प्रोफेसर साहब ने बताया, उसमें सबसे जो अहम बात है वह यह है कि SC, ST, OBC असुरक्षित है। इनके हक, इनका विकास, इनका ये सब कुछ कहीं कोई दबाए हुए है। यह कैसे हमारे हाथों में आए, इनके हाथों में आए, सबको बराबर का अधिकार कैसे मिले। एक तरफ एक व्यक्ति कम समय में और हवाई जहाज तक पहुंच जाता है, अचीव कर लेता है। एक व्यक्ति है, उसे साइकिल भी अचीव नहीं होती है, 2 जून की रोटी नसीब नहीं होती है। आखिरकार इसका कारण केवल और केवल अज्ञानता है। बिल्कुल सही बात है। मुझे एक किस्सा याद आता है। एक व्यक्ति था, उसकी जमीन पथरीली थी। उस पथरीली जमीन में कुछ भी पैदावार नहीं होती थी। वह भुखमरी का शिकार हो रहा था। उसने सोचा इस जमीन को बेचकर मैं कहीं चला जाऊं, और उसने एक व्यापारी के हाथों उस जमीन को बेच दिया। आखिरकार कुछ सालों इधर उधर भटकता रहा, फिर वह उसी जगह पर फिर से लौट कर आया। उसने देखा कि वहां पर बहुत बड़ा व्यवसाय खड़ा हुआ है। व्यवसायी ने वहां जमीन में खुदाई की तो हीरे निकले, और उन हीरों से वैसे भी वो पहले से मालामाल था और भी मालामाल हो गया। तो कहीं ना कहीं हमारी अज्ञानता आड़े आती है, हम हताश निराश रहते हैं, और इस हताशा निराशा के कारण हमें विकास का द्वार भी दिखाई देता है। तो हमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमें संविधान का ज्ञान होना चाहिए। बाबा साहब ने हमें जो सुरक्षा प्रदान की, वह सुरक्षा कवच हमें अपने लिए उपयोग करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि अभी मैं देख रहा हूँ 25 साथी जुड़े हुए हैं। अब 25 साथी कितने लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इस पूरे देश का। अब ये साथी संविधान का ज्ञान उन लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें, ये सबका परम कर्तव्य है। हम संविधान लोगों को बताएं, संविधान को लोगों तक पहुंचाएं, यहाँ तक कि संविधान को गिफ्ट करें। हालांकि सुनने में ऐसा लगता है नीरस विषय सा है, लेकिन वास्तव में हम यदि उसको सही तरीके से लें, गंभीरता से लें, तो यह वास्तव में यही तो सरस है। इसी में सरसता है, यानी आनंद है। जब हम संविधान को आत्मसात कर लेंगे, संविधान को समझ लेंगे, अपने हक अधिकार को समझ लेंगे, तो हम अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने में सक्षम होंगे। सबसे बड़ी बात यही है कि लड़ना है तो पढ़ना होगा, और बिना पढ़े लड़ने गए तो हारना तय है। हम जीवन के हर क्षेत्र में हार रहे हैं। इसकी वजह केवल एक ही है, हमारी शिक्षा की कमी। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा दहाड़ेगा। लेकिन वह कौन सी शिक्षा है? स्कूली शिक्षा या बाबा साहब की शिक्षा? जो बाबा साहब ने अपने वॉल्यूम में लिख के रखा है, उनके स्पीचेज सुने,
उनके लेखन को पढ़ें तो हमें समझ में आएगा संविधान किस आधार पर बना हुआ है। संविधान कोई 1-2 दिन की प्रक्रिया नहीं है, एक लंबी प्रक्रिया से गुजर करके संविधान इस रूप में आया है। लोग संविधान बदलने की बात करते हैं, लेकिन संविधान बदलने की आवश्यकता क्या है? संविधान में तो सारी व्यवस्था है, संशोधन की व्यवस्था है। बदला तो तब जाता है जब कोई बात बिल्कुल बेकार हो जाती है, उसमें कोई सुधार ही नहीं किया जाता। हमारा कपड़ा फट चुका है और इसमें हम कहीं भी पैबंद लगाते हैं तो और बड़ा छेद हो जाता है, तो हम कहते हैं इसको निकाल दो। लेकिन अगर हम उसमें पैबंद भी लगा सकते हैं, उसको बदल भी सकते हैं, उसको उल्टा-सीधा भी कर सकते हैं, उसकी मरम्मत भी कर सकते हैं, तो हर प्रकार से सक्षम संविधान है, इसे बदलने की कतई आवश्यकता नहीं है, मेरे समझ में। और यह बहुत ही सशक्त संविधान है, हमारे लोगों को जितना जल्दी इसका अनुभव हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, सरल शब्दों में सरल-सरल सी बातें, सारा संविधान बताने की आवश्यकता नहीं है। लोगों को मौलिक अधिकारों का ज्ञान हो जाए, लोगों को थोड़े से उनके कर्तव्यों का ज्ञान हो जाए, इतना ही पर्याप्त है। लेकिन हम अपने लोगों को यह भी बता पाने में समर्थ नहीं हो पा रहे हैं। तो हमें इस दिशा में प्रयास करना होगा और हर सोमवार को हम अधिक से अधिक साथियों को यदि संविधान की इस चर्चा में ही जोड़ लें, तो भी बहुत बड़ा काम होगा। तो हमें इस बात का ज़िम्मेदारी लेना पड़ेगी कि हम अपने साथियों को बताएँ कि बहुत अच्छी चर्चा हुई और बहुत अच्छी बातें हुई। अंत में मैं एक सुझाव देना चाहूँगा कि इसमें रोचकता लाने के लिए भी कुछ हम सवाल करें और उत्तर माननीय प्रोफ़ेसर आर.सी. धीमान साहब की ओर से आएँ, तो कुछ लोगों की जिज्ञासा भी शांत होगी और कुछ लोगों को रुचि होगी कि मुझे भागीदारी करने का मौका मिला। तो यह मेरी तरफ से सुझाव है और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत-बहुत साधुवाद। सादर नमो बुद्धाय। जय भीम।